Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Physics Class 11 Federal Board Chapter 4 Work and Energy Comprehensive Questions. Now question number 1 has we define work and show that it is dot product of force and displacement. At what condition work done will be maximum or minimum. सबसे पहले हमने वर्क को डिफाइन करना और फिर हमने बताना है कि शो करना है कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का और फिर हमने कंडीशंस बतानी है कि अंडर व्हाट कंडीशंस के हमारा वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा और किन कंडीशन में हमारा वर्क डन मिनिमम होगा. नाउ सबसे पहले हम वर्क देखते हैं. In physics, is a measure of energy that transferred or transformed when a force is applied to an object and causes it to move a certain distance in the direction of force. वर्क डन क्या होता है इन फिजिक्स कि जब जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स. ठीक है, तो वो हो गया वर्क डन. और अगर अपोजिट टू दैट फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगी तो वो क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ वर्क जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला W इज इक्वल टू F डॉट D डॉट कॉस ऑफ थीटा. मीन्स कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इनटू जिस एंगल के ऊपर जो हमारी फोर्स लग रही है. वेयर W is the work done measured in joules. F is the applied force vector जिसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं. D is the displacement vector जो कि उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. और थीटा है जी एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ टू शो वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जब हमारा हॉरिजॉन्टल वर्क डन हो गया इन पुलिंग अ क्रेट ऑन द फ्लोर तो एक्स कंपोनेंट में क्या होगा फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस ऑफ थीटा. तो जो हमारा जब हम वर्क डन कर रहे होंगे ऑन द क्रेट कि हम उसको फ्लोर के ऊपर पुश कर सकें तो ओनली जो हमारा कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स वो वर्क कर रहा होगा क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही. तो y कंपोनेंट क्या होगा वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डज नो वर्क ऑन द क्रेट. y कंपोनेंट क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है तो वो कोई वर्क डन नहीं करेगा क्योंकि पता है आपको कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है एफ डॉट डी कॉज ऑफ थीटा. तो कॉज ऑफ 90 क्या होता है जीरो. तो जब कॉज ऑफ 90 जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो गया जीरो हो गया. The body is displaced by D. We have resolved F into its horizontal and vertical components, so work is given by W is equivalent to Fx, D is equivalent to F cos of theta D, Fd cos of theta. ठीक है, Fx को हमने क्या लिखा था F cos of theta. तो इसको हमने रीअरेंज कर लिया तो ये हो गया Fd cos of theta. सो जब हम cos of theta को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट आएगा बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो F डॉट D. नाउ अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क डन. मैक्सिमम वर्क डन कब होगा वर्क इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन मीनिंग दैट थीटा इज इक्वल टू जीरो. जब हमारा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे इन द सेम डायरेक्शन होंगे मींस कि हमारा एंगल क्या होगा जीरो होगा तो तब हमारा जो है वर्क डन क्या होगा मैक्सिमम होगा क्योंकि आपको पता है कि जो कॉज ऑफ जीरो होता है वो वन होता है. तो जब पैरेलल है मतलब क्या है थीटा जीरो है और कॉज ऑफ थीटा जब कॉज ऑफ जीरो हम लेंगे तो वो क्या होगा वन होगा तो वर्क डन क्या होगा मैक्सिमम होगा. W max is equal to F dot D. This occurs when the force applied is fully utilized to move the object in the desired direction. और ये कब होगा जब हम फोर्स अप्लाई करें और फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं कि मतलब जो हमारी कंप्लीट फोर्स है वो फुली यूटिलाइज हो रही है इन ऑर्डर टू क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. नाउ मिनिमम वर्क डन. Work is minimized when the force and displacement are in opposite direction meaning that theta is equivalent to 180 degree. जब
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल होंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो तब हमारा क्या होगा, मिनिमम वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान हमारा एंगल होगा 180 डिग्री, और आपको पता है कि कॉस ऑफ 180 क्या होता है, -1, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। W min is equivalent to minus F dot D. This occurs when the applied force opposes the motion and the object displacement is in the opposite direction of the force. ये कब होगा कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अगेंस्ट द अप्लाइंग फोर्स क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है इन द मोशन, के मोशन अपोज हो रहा है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स जब हम कंसिडर कर रहे हो तो उसमें जो हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है फॉर फ्रिक्शन फोर्स। Now question 2. Define power and show that power is the dot product of force and velocity. What are the different units of power used in our daily life? पावर को डिफाइन करने और हमने बताना है कि पावर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, और डिफरेंट यूनिट्स पावर के क्या हैं जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं वो बताना। नाउ पावर, it is a measure of how quickly work is done और how quickly energy is transferred और transformed. पावर क्या होती है, ये डिटरमिन करती है कि कितना जल्दी जो वो वर्क डन अकर हुआ है या कितनी जल्दी जो वो एनर्जी ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म हुई है। It quantifies the rate at which work is performed or the rate at which energy is expended or produced. The rate at which the work is done is called power. Mathematically, power is defined as P is equivalent to work done per unit time W by T, where P is the power measured in watts, W is the work done जिसकी यूनिट्स होते हैं जूल, और T क्या है, टाइम है measured in seconds. नाउ अब हमने शो करना है कि पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी। हम कंसिडर करते हैं कि वर्क डन W अकर हुआ है बाय अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर द डिस्प्लेसमेंट D विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी V. The formula for work done is W is equivalent to F dot D dot cos of theta, where F is the magnitude of force, D is the magnitude of displacement, and theta is the angle between the force vector and the displacement vector. नाउ अब आपको पता है कि वेलोसिटी को हम राइट डाउन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v इज इक्वल टू d बाय t। रीअरेंजिंग फॉर d, जब हम d के लिए रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू t। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ d, तो हमारे पास हो जाएगा W is equivalent to F dot V dot T dot cos of theta. Now notice that dW by dt represent the rate at which the work is done, which is power. So we can write P is equivalent to dW by dt. ठीक है, पावर को हमने लिख दिया in terms of the first derivative of work done dW by dt. F dot V dot cos of theta. तो यहाँ से हमारे पास पता लग गया कि हमारे पास पावर जो है वो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। नाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर यूज इन आवर डेली लाइफ। वॉट, वॉट क्या है जी, इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 जूल वर्क डन हो फॉर 1 सेकेंड तो यूनिट होगी 1 वॉट। नाउ द अदर आर हॉर्स पावर, often used for rating the powers of engine, especially in the automotive industry या automobile industry. 1 horsepower is approximately equal to 746 watts. ये जो इंजन की पावर को रेट करने के लिए हॉर्स पावर के यूनिट यूज किया जाता है मोस्टली इन ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। नाउ किलोवाट, while not a unit of power itself, it is a unit of energy frequently used in electricity billing. It represents the consumption of 1 kilowatt of power over 1 hour. मतलब 1 घंटे में जो है वो 1 किलोवाट कंजम्पशन की पावर को रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो यूज किया जाता है किलोवाट आवर। नाउ क्वेश्चन 3, explain the work energy principle in the cases of the change in kinetic energy of body.
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी जो हो रही है हमारे पास, उनके केसेस के बदौलत हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। The work energy principle is a fundamental concept in physics that relates the work done on an object to the change in its kinetic energy। जो work energy principle है एक बहुत ही important concept है physics में, जो कि relate करता है कि कैसे जो है वो work done किसी भी object में relate कर रहा है with the change in its kinetic energy। It provides a convenient way to understand how the motion of an object changes when forces are applied to it। ये हमें बताता है कि कैसे जो है वो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज होगा जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। स्पेसिफिकली व्हेन वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम वर्क डन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। The work energy principle can be stated as follows: the net work done on an object is equal to the change in its kinetic energy। जो भी net work done हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किस चीज के इक्वल होगा, change in its kinetic energy के। Mathematically, this principle is expressed as delta W is equal to delta KE, where delta W represent the net work done on an object, delta KE represent the change in its kinetic energy of the object। और अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अगर हमारे पास जो नेट वर्क डन है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा इन काइनेटिक एनर्जी कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप। और जब हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा रादर देन एक्सिलरेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, prove that absolute potential energy is Gmm over R। Absolute potential energy. Consider a body of mass m at a certain height h in the gravitational field। Thus potential energy क्या होती है, mgh। When the height of body of mass m is greater than the radius of the earth, then the above equation is not applicable। जब height of body अंडर कंसिडरेशन जिसका मास m है वो ग्रेटर हो जाए देन द रेडियस ऑफ अर्थ तो अबव इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहती। Thus the absolute value of potential energy of a body in gravitational field is needed। For this purpose zero point for the potential energy is fixed। अब जीरो पॉइंट क्या होता है जी, जीरो पॉइंट इज अ पॉइंट सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। ऐसा पॉइंट अर्थ से दूर जहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए या इतनी स्मॉल हो कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट ना हो सके। हेंस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। To compute the work done in moving the body from Earth's surface to very far off distance from the Earth where the force of gravity reduces, क्या करना है हमने, a body of mass at point 1 at a distance r1 from the center of Earth। As the body is moved from point 1 to far off point n in the gravitational field does not remain constant। मतलब किसी r1 जो डिस्टेंस है वहां से हम बॉडी जो कि पॉइंट 1 के ऊपर है उसको हम लेके जा रहे हैं एट फार अवे पॉइंट जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रेजेंट ना हो। तो हमने क्या किया कि जो होल डिस्टेंस है उसको n नंबर्स ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया so that the force during each interval remains constant। और हर इंटरवल में जो हमारी फोर्स है वो कांस्टेंट है। नाउ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को हम कंसीडर करते हैं तो वर्क डन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 विल बी एफ एवरेज इनटू r2 माइनस r1। क्योंकि आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे है हमारे पास फॉर पॉइंट 1 r1 और फॉर पॉइंट 2 r2। नाउ डेल्टा आर इज इक्वल टू एफ एवरेज। तो एफ एवरेज हो जाएगा जी Gmm ओवर आर एवरेज का स्क्वायर, वेयर आर एवरेज क्या हो गया, जो दोनों हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंसेस का सम डिवाइडेड बाय 2। तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा जी Gmm ओवर आर एवरेज का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r2 माइनस r1। तो डेल्टा डब्ल्यू फॉर 1 to 2 हो जाएगा Gmme ओवर r1 r2 मल्टीप्लाई बाय r2 माइनस r1। नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Gmme इंटू 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2।
सिमिलरली जो हमारे पास फॉर पार्ट 2 to 3 होगा वो होगा GMME इंटू 1/R2 - 1/R3 एंड फॉर पार्ट 3 to 4 GMME मल्टीप्लाई बाय 1/R3 - 1/R4 और अगर हमने n-2 से n-1 की तरफ जाना है तो ये हो जाएगा जी GMME इंटू 1/Rn-2 - 1/Rn-1। नाउ जब हमने n-1 से n की तरफ जाना है तो ये हो जाएगा जी 1/Rn-1 - 1/Rn मल्टीप्लाई बाय GMME। नाउ एडिंग 1 to 5 जो हमारे पास पिछली स्लाइड्स में इक्वेशन 1 से लेकर 5 तक इक्वेशन लिस्ट डाउन थी उनको हम ऐड करेंगे तो अपॉन एडिशन हमारे पास जो है नेट रिजल्ट आएगा जी GMME इंटू 1/R1 - 1/Rn। अब अगर हमारे पास एंड पॉइंट जो है वो लाइज कर रहा है ऑन इन्फिनिटी तो Rn क्या हो जाएगा अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा W1 to n GMME मल्टीप्लाई बाय 1/R1 - 1/infinity। अब आपको पता है 1/infinity क्या होता है 0 होता है तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा फॉर 1 to n GMME/R1। अब अगर हम डिस्प्लेस करें बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस RE देन वी रिप्लेस R1 by RE। ठीक है तो जब हमने रेडियस को डिस्प्लेस किया बाय द रेडियस ऑफ अर्थ तो हमारे पास वर्क डन आ गया GMME/RE। नाउ thus from the surface of earth up to infinity एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ गई जी GMME/RE। यहाँ पे m क्या है जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, me मास ऑफ अर्थ और RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ। Actually it is the work against gravity so its value is always taken as negative। अब यहाँ पे क्या है जो हमारे पास वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -GMME/RE। The amount of work done in moving a body at certain point in a gravitational field to a position of zero potential such that the body is never accelerated is called absolute potential energy। जो हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है कि हम किसी भी बॉडी को एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ले जाएं जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाए या पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाए और बॉडी जो है वो एक्सिलरेट ना कर सके कभी भी वहाँ पर तो उस वर्क डन या एनर्जी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है जी calculate the values of escape velocity of a body and show that it is equal 11.2 km per second। escape velocity हमने बॉडी की कैलकुलेट करनी है और हमने बताना है कि वो इक्वल टू 11.2 km per second। The initial velocity which a projectile must have at Earth's surface in order to go out of the Earth's gravitational field is known as escape velocity। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है वो इनिशियल वेलोसिटी जो कि प्रोजेक्टाइल रिटेन करता है अर्थ सरफेस के ऊपर और ताकि वो इजीली जो है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सके उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एक्सप्लेनेशन द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अर्थ सरफेस इज गिवन बाय GME/RE where m is the mass of earth and r is the radius of earth। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं which will be equal to absolute potential energy it will reach to an infinite distance from the earth such a projectile will have escape velocity। The value of escape velocity can be computed by equating the initial kinetic energy with the absolute potential energy। जब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे उनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा escape velocity की इक्वेशन आ जाएगी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m मल्टीप्लाई बाय escape velocity के स्क्वायर और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी GMME/RE। नाउ जब हम इसको v escape के लिए रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास v escape आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय me/RE होल स्क्वायर रूट। नाउ
जी एम ई मल्टीप्लाई बाई एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो जी मल्टीप्लाई बाई एम ई एम, क्योंकि दोनों एक साइड पे, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी मल्टीप्लाई बाई आर ई स्क्वायर। तो विज केप वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई आर ई होल स्क्वायर रूट। By putting the values of g and radius of earth, we will get escape velocity of 11.2 into 10 raised to power 3 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है जो एक्सपोनेंट 3 है वो डिस्प्ले करता है, डिनोट करता है किलो को, तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Non-conventional sources of energy, also known as renewable or alternative energy sources, are becoming increasingly important as we seek sustainable and environmentally friendly ways to meet our energy needs. Here is a brief overview of various non-conventional sources of energy. Non-conventional sources के जो सेकंड नेम है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, या हम उनको अल्टरनेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। और ये जो है वो डे बाय डे जो है वो पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि ये क्या है, एक तो इनसे इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेनेबल रहता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ये। सबसे पहले जी सोलर एनर्जी। सोलर पावर हार्नेसेस एनर्जी फ्रॉम द सन यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स एंड सोलर पैनल। जो सोलर पावर है वो क्या करता है, सन से एनर्जी लेता है बाय द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक सेल या सोलर पैनल्स, और फिर उसको जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब सोलर एनर्जी क्या है, क्योंकि हम डायरेक्ट सन से एनर्जी ले रहे हैं तो क्या है, एक तो ये पोल्यूटेंट फ्री है, क्लीन है, अबंडेंट है, क्योंकि सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट और एनर्जी एंड कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड हीटिंग। विंड एनर्जी। विंड टर्बाइन्स कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे जैसे विंड ब्लो करेगी तो हमारी टरबाइन जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी, और उसकी रोटेशन से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। विंड फार्म्स आर ऑफन इंस्टॉल्ड इन एरियाज विद स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट विंड्स। और विंड फार्म्स जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पे हमारे पास एक तो ज्यादा हवाएं चलती हैं और कंटिन्यूसली हवाएं चलती हैं, ताकि जो हमारी टरबाइन है वो कंटिन्यूसली इन मोशन रहे और कंटिन्यूसली हमारी काइनेटिक एनर्जी विंड की इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती जाए। नाउ बायोमास एनर्जी। Biomass energy is derived from organic materials such as wood, crop residual and waste. जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं या जो क्रॉप्स के रेजिड्यूज होते हैं या जो वुड के रेजिड्यूज होते हैं उनसे जो है बायोमास एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है। It can be burned directly for heat or converted into biofuels like biodiesel and bioethanol. या तो हम इनको डायरेक्टली बर्न कर लेते हैं टू गेट हीट, या फिर इनको आफ्टर ट्रीटमेंट बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें बायोडीजल है या बायोइथेनॉल वगैरह। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy taps into the Earth's internal heat by using steam or hot water from underground reservoir to generate electricity or for direct heating. Geothermal energy जो है वो क्या करती है, जो अर्थ इंटरनल एनर्जी होती है वहाँ पे टैप हो जाती है, बंद हो जाती है, और जो यूज होता है यहाँ पे स्टीम है या हॉट वाटर है जो कि अंडरग्राउंड रिजर्वायर में प्रेजेंट होता है, और उससे क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या हम उसको फॉर द पर्पज ऑफ हीटिंग भी यूज कर सकते हैं। टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइडल पावर हार्नेसेस द एनर्जी फ्रॉम राइजिंग एंड फॉलिंग टाइड्स। जो टाइड्स हमारे पास आ रही होती हैं उनसे जो है हम उनके उतार और चढ़ाव से जो है वो पावर ले रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइडल पावर। वेव एनर्जी कैप्चर्स द एनर्जी जनरेटेड बाय ओशन वेव टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और वेव एनर्जी क्या होती है, जो ओशन की वेव से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर देती है। Now that's all about the comprehensive questions of chapter number 4. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos we will uploaded in future.
Till next video, take care. Allah Hafiz.